अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नियो पाकिस्तान में मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज और आपको एक नए दिन की जो एंट्रेंस है उसमें आपको खुशामदीद कहते हैं, नए शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। और पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से हैं, अच्छी सेहत में हैं। सोशल मीडिया ज़रा ट्रेंड की बात कर लेते हैं प्रोग्राम के आगाज़ में ही, क्योंकि न्यूज़ ट्रेंड और सोशल मीडिया ट्रेंड अभी एक ही है। हैशटैग अफ़गानिस्तान, हैशटैग काबुल एयरपोर्ट हर जगह ट्रेंड कर रहा है। हमारे जो प्रिंट मीडिया, जितने भी अखबार आते हैं, उसमें जो टॉप स्टोरी है वो यही है कि अफ़गानिस्तान में क्या होने जा रहा है, एक्चुअल सिचुएशन वहाँ पर इस वक्त क्या है, इस खत्ते पर क्या असर होगा, तालिबान की जो हुकूमत है वो क्या करने वाली है, माइंडसेट में कितनी तब्दीली आई है, कितना फ़र्क आया है। और अभी जो रिसेंटली ख़ासकर कल पूरा दिन गर्दिश करती रही वीडियो, मैं चाहूँगी कि आप वो वीडियो प्ले भी करें। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने वो देख ली हुई। सोशल मीडिया का टाइम है, व्हाट्सएप का टाइम है, फ़ौरन से पहले सारी वीडियोज़ वायरल हो जाती हैं। ये जो खासकर वीडियो है ये सोशल मीडिया सेंसेशन कल के दिन तक बनी रही और आज भी ज़ेरे बहस है, ज़ेरे गुफ्तगू है। आप ये देख सकते हैं कि जब ये जो है प्लेन टेक ऑफ कर रहा है तो किस तरीके से यहाँ पर जो अफगानी है वो इस तैयारे पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका जाने की कोशिश कर रहे हैं कि सोच के साथ ये जहाज़ पर खुले में बैठकर अमेरिका लैंड कर जाएंगे। और उसके बाद हमने देखा कि जो है वो जहाज़ से एयरपोर्ट के करीब ही, काबुल एयरपोर्ट के करीब कुछ अफराद के गिरने की वीडियोज़ भी हमने देखी एयरपोर्ट के पास ही। और बहुत सारे लोग रनवे पर मौजूद हैं और एक जम्मे गफ़ीर है, बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और जो है वो तैयारे पर चढ़ने की कोशिश भी की जा रही है। जो कामयाब होते हैं उनके गिरने के मनाजिर भी इस वक्त आप नियो की टेलीविजन स्क्रीन पर देख चुकी हैं। डेस्परेशन का इजहार किया जा रहा है, किस चीज़ का इजहार किया जा रहा है, क्या माइंडसेट है, क्या बिहेवियर है, सारी सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट मौजूद हैं, हामिद मशरकी साहब। सर, गुड मॉर्निंग टू द शो। ट्रेंड कर रहा है अफगानिस्तान, हैशटैग काबुल एयरपोर्ट, ये वीडियोस आई एम श्योर आपने भी देखी हैं। ये किस तरह का बिहेवियर दिखाया गया है अफगानियों की जानिब से? क्या बहुत ही डेस्परेशन थी कि अफगानिस्तान छोड़ के अमेरिका लैंड कर लिया जाए? बहुत शुक्रिया नबीहा। देखें, इसके अंदर जो सबसे बुनियादी बात है वो ये है कि ये वो लोग हैं जो पिछले 20 साल से किसी ना किसी तरह जो अमेरिकी फौजी फोर्सेस हैं उनके साथ मुतरज्जम के, उनके साथ उनके गाइड के फराइज सारे इंजाम देते रहे और उनको ये डर हो रहा है कि शायद वो अब तालिबान आ गए हैं और इनको जनाब इनकी जान को खतरा है और ये यहाँ पर रहना इनके लिए नामुमकिन हो जाएगा। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये कि देखें, अफगानिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ पे बहुत ज्यादा गुर्बत है, बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो गुर्बत में रहते हैं और वो सब लोग अमेरिका या वेस्टर्न वर्ल्ड जाने का उसी तरह कोशिशें करते रहते हैं सारी जिंदगी और उनको ये लगा शायद ये कोई आसान रास्ता है, जबकि ऐसा तो नहीं है, ना ही ऐसा कहीं होता है। और दूसरी जानिब तालिबान ने आते ही काबुल के अंदर ये ऐलान किया है कि जी आप अपने घरों में रहेंगे और अगर आपने कोई फराइज सर इंजाम दिए हैं या जो भी किया है, हम सबके लिए आम माफी का ऐलान करते हैं। और इस हवाले से अवाम को ये बात बताने की जरूरत है, अफगानिस्तान की पब्लिक को भी बार बार, कि जी अगर आप इस तरह करेंगे तो इस तरह तो ना तो अमेरिका इनको लेकर जाएगा। अमेरिका को तो खुद अपने लाले पड़े हुए हैं। अमेरिका तो अपने 6000 फौजी लेके आया है कि अपने जो सिटीजन्स हैं उनको जल्दी से जल्दी निकाले। हाँ, अमेरिका ने कहा है कि वो मुतरज्जम और जो गाइड हैं और जो फैसिलिटेटर थे वहां पर उनको लेके जाएगा, लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन सवाल भी हुए हामिद साहब, ये इस पर भी काफी चर्चा हो रही है कि कुछ तो रह गए, कुछ तो गिर गए तैयारे से, लेकिन बहुत सारे कामयाब भी हो गए। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, जबरदस्ती बहुत सारे घुस गए, लेकिन 3 अफराद तो बेचारे जो है वो गिरकर जान से हाथ धो बैठे, 6-7 के करीब जख्मी हो गए। फिर उसके साथ अमेरिकी फौज को फायरिंग करनी पड़ी और उस भगदड़ के अंदर 5 से ज्यादा अफराद जो है वो पैरों तले आके जान से चले गए। तो ये जो सूरत हाल हुई, इसके बाद इसकी जिम्मेदारी जो है वो फिर एक बार मैं कहूंगा कि अमेरिकियों पर आती है, जिन्होंने ना तो जिस जल्दी में उन्होंने अफगानिस्तान को छोड़ा है और अफगानिस्तान में जिस तरह से एकदम से बेसरो सामानी हुई, उसके अंदर अमेरिका की नाकस पॉलिसी सबसे बड़ी चीज है। जब आप कोई चीज प्लानिंग नहीं करते हैं, मैं आपको बताऊं नबीहा, अमेरिका के इस निकलने को जो 60s की दहाई में वियतनाम से जिस तरह अमेरिका भागा था उससे कंपेयर किया जा रहा है।
और इसी तरह कहा जा रहा है कि जैसे सेगन का सिटी एकदम 24 घंटे में जो है वो वियतनामियों के कब्जे में आ गया था, इसी तरह 24 घंटों के अंदर ही एक तरह से काबुल जो है वो तालिबान के कब्जे में आ गया। लेकिन यहाँ पर मैं समझता हूं कि मगरबी मीडिया का रवैया बड़ा मुतासबाना है तालिबान के साथ। तालिबान ने अभी तक हर तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया हुआ है। तालिबान ने लड़कियों को स्कूल जाने पर कोई पाबंदी नहीं, गर्ल्स स्कूल काबुल में खुले हुए हैं, मेरे पास फुटेजेस हैं, मेरे पास पिक्चर्स हैं। इसी तरह कोई ऐसी पाबंदी नहीं की गई जी कि आपने हर सूरत बुर्का पहन के निकलना है। हामिद मशरकी साहब, यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगी कि बहुत ज्यादा मैनिपुलेट किया जा रहा है बहुत सारी चीजों को, खासकर जो वेस्टर्न मीडिया है उसकी कोशिश है कि कोई इस तरह की चीज मिल जाए, कोई पुरतशद्दुद वाकया सामने आ जाए, तो बहुत सारी चीजें तलाशने की भी कोशिश की जा रही है। जो CNN की खासकर जो न्यूज रिपोर्टर की वीडियो वायरल हुई है, अगर देखा जाए उसके पीछे भी पसे मंजर में भी एक स्टोरी है। वो खातून का ये कहना है कि जब वो पहले रिपोर्टिंग करती थी इंडोर रिपोर्टिंग में, वो अपना कवर नहीं करती थी हेड, लेकिन जब भी बाहर गई है तो उससे पहले भी वो रिपोर्टिंग अपना हेड कवर करती रही है, लेकिन अब उस पूरे मंजरनामे को मैनिपुलेट किया जा रहा है, आधी स्टोरी बताई जा रही है। एग्जैक्टली नबीहा, मैंने वो रिपोर्ट लाइव देखी और बल्कि मैं उनके पिछले प्रोग्राम्स को भी देखता रहा हूं। ये एक बेसिक कल्चर है अफगानियों का कि जब औरत ने बाहर निकलना है तो सर ढांप कर निकलना है, और उसके अंदर ये मतलब ऐसी एसओपीज हैं। हामिद साहब, मेरा आपसे यहाँ पे ये सवाल है, जो लिबरल्स अभी सामने आए हैं और जो इतनी बहस चल रही है, क्या अफगानिस्तान पहला मुल्क है जहां पर खवातीन को पर्दे का हुक्म जारी किया जा रहा है या इम्प्लीमेंटेशन करवाई जा रही है? क्या इसके अलावा दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ? सऊदीया में क्या खवातीन कवर नहीं करती हैं? बिल्कुल। और देखें जी, अगर एक मुल्क का कानून है और उस कानून के अंदर कोई इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही है, तो हर मुल्क के शहरी को उस मुल्क के कानून की पाबंदी करनी है। इसके अंदर सऊदी अरब भी था, बेशुमार ममालिक है जिसमें इससे ज्यादा सख्त पर्दे की जो है वो पाबंदियां हैं। तो इस हवाले से ये मगरबी मीडिया का मुतअस्सिबाना रवैया, मगरबी मीडिया कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरह तालिबान को बुरा बनाकर पेश कर रहे, जबकि तालिबान ने एक बात साबित किया। उन्होंने कल हिंदुओं के मंदिर में जाकर, सिखों के गुरुद्वारों में जाकर कहा है कि आप इबादत के लिए आजाद हैं, आप अपनी इबादत करें। मुहर्रम अल हराम के जुलूस निकालने की इजाजत दे दी गई। मुहर्रम अल हराम के कल भी जुलूस निकले हैं, आज भी निकलने हैं। तो इस हवाले से कोई भी ऐसी वीकनेस दुनिया को नजर नहीं आ रही। अगर दुनिया सही तरह सही आंख से देखे तो दुनिया को इस तालिबान की हुकूमत को अप्रिशिएट करना चाहिए और इनको हौसला अफजाई करनी चाहिए। हामिद साहब, चूंकि टाइम हमारे पास कम है, मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगी कि इंडियन मीडिया का जो रिएक्शन सामने आया है वो इस वक्त बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो देखकर मजा भी आ रहा है, जिस तरह की रिपोर्टिंग की जा रही है वहां पर। अच्छा, उस पर बात मैं चाहूंगी कि बाद में करूं, आपका शॉर्ट कमेंट जरूर लो। पाकिस्तान पर खासकर जो है वो बहुत ज्यादा जिक्र किया जा रहा है कि इस खित्ते पर, खासकर पाकिस्तान पर तालिबान की हुकूमत आने से क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, कितना पॉजिटिव हो सकता है और खतरे की बात कहां पर हो सकती है। मैं चाहूंगी इस पर आपका कमेंट जरूर लूं। आप देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह कहा कि वो ना तो इस जंग का हिस्सा बनेगा ना बना है। पाकिस्तान ने तालिबान को भी यही कहा, शेख रशीद का भी बयान आया सबका, कि जी आप जब तक हमारी सरहद के अंदर किसी तरह की भी कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे, कोई TTP के दहशतगर्द नहीं आएंगे, कोई इंडिया के स्पॉन्सर दहशतगर्द नहीं आएंगे, तो पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है और एहतराम करेगा। और दूसरी जानिब, जहां तक आपने भारतीय मीडिया की बात की, कल मैं चैनल्स पे भी था और मैंने उन चैनल पे कहा, मैंने कहा आपके चेहरे ऐसे हैं जैसे कोई हारा हुआ जुआरी होता है। और मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप हमें याद कराते हैं उसका बांग्लादेश की बातें। आज तारीख में आपके आजादी के दिन फॉल ऑफ काबुल जो है वो दरअसल भारतीयों की बहुत बड़ी शिकस्त हुई है और अल्लाह के हुक्म से अनकरीब कश्मीर आजाद होगा और इसी तरह भारतीय फौजी हथियार डाल के जो है वो कश्मीर से जा रहे होंगे। बात यह है कि भारतीय मीडिया को, जिसे आप कहते हैं सफ़े मातम बिछी हुई, भारतीय हुकूमत के अंदर सफ़े मातम बिछी हुई, वो जो एक अंग्रेजी में लफ्ज है अजीत डोवल की जो डॉक्ट्राइन है वो मुकम्मल तौर पर फेल हो गई और पूरी दुनिया कह रही है कि बाजवा डॉक्ट्राइन तो कामयाब हो गई, क्योंकि उसके अंदर अमन की बात थी, उसके अंदर जंग से बचने की बात थी। तो बात यह
कि जब आप किसी मुल्क के मामलात में मुदाखलत नहीं करते और जंग की तरफ नहीं जाते तो हालात बेहतरी की तरफ जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने तज्जिया अपना पेश किया और जनाब यही बात बार बार की जा रही है कि आम माफी का जनाब ऐलान किया गया है, किसी से कोई बदला नहीं लिया जाएगा ये कहा जा रहा है, और तमाम अफगानी फौजी और सरकारी मुलाजमीन महफूज हैं ये भी कहा गया। बहरहाल अब देखना यह है कि जो काबुल पर जो कंट्रोल हासिल करने के बाद अब जो तालिबान है उनका जो अगला सेटअप है या जो अगला निजाम है वो क्या होगा, या अगला उनका प्लान क्या होगा, नए सेटअप में कौन कौन शामिल होगा। हर घंटे हर गुजरते दिन के साथ एक नई अपडेट, नई डेवलपमेंट हो रही है। हम आपको अपडेट करते रहेंगे हमारे प्रोग्राम में, लेकिन अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात जनाब करवाएंगे ज़ाहरा याकूब से। शी इज़ अ इन्फ्लुएंसर और इनकी सक्सेस स्टोरी ही मैं समझती हूँ क्या है, इनकी ज़िंदगी की कहानी क्या है और कितनी ब्रेव है ज़ाहरा, ये सब कुछ आपको बताएंगे, मुलाकात करवाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं। तो हो रही थी और प्रोग्राम के आगाज से पहले भी मुझे बहुत अच्छा लगा ज़ाहरा से बात करके। अच्छा, ज़ाहरा के बारे में शायद आप में से बहुत कम लोग जानते हो और जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं वो उनको यकीनी तौर पे ज़ाहरा के बारे में पता होगा। इतनी प्यारी पिक्चर्स हैं, सबसे पहले तो मैं ये कह रही हूँ प्यार आ रहा है इन तस्वीर को देख के, इतना खूबसूरत मेकअप करती हैं, इतना प्यारा तैयार होती हैं। अच्छा जी, ज़ाहरा याकूब जब पैदा हुई तो इनकी वालिदा ने इनके साथ बड़ी स्ट्रगल की, क्योंकि जब ये पैदा हुई तो ऑब्वियसली हड्डियों की बीमारियों में ये मुब्तला थी और डिफरेंट थी ज़ाहरा। डॉक्टर्स ने इनकी वालिदा को, इनके पेरेंट्स को टोटली जवाब दे दिया कि शी विल नॉट सर्वाइव, ज़ाहरा नहीं बचेंगी, तो आप हॉस्पिटल मत आएँ, यहाँ पर अपना वक्त और अपना पैसा यहाँ पर ज़ाया मत करें क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन उनकी वालिदा ने हिम्मत नहीं हारी। आज ज़ाहरा, she is 23 years old, she is a social media influencer, she is a beauty influencer, motivational speaker हैं, बड़ी बाहिम्मत हैं, बड़ी जिंदा दिल हैं और अपनी ज़िंदगी भरपूर तरीके से जी रही हैं। ज़ाहरा, great to have you on my show। कैसी हो? शुक्र अल्लाह पाक का। बिल्कुल ठीक ठाक हो। ये किसने पिक्चर्स जो हैं वो सारी कैप्चर की है, मुझे बताओ। इतनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स, इतना अच्छा तैयार हुई हो, इतनी प्यारी लग रही हो। कौन पिक्चर्स लेता है आपकी? पापा लेते हैं। पापा लेते हैं। तो पापा की ज्यादा लाडली हो या अम्मा की? दोनों की, बस डांट मामा से पड़ती है। अच्छा, ज़ाहरा मुझे थोड़ा सा बताओ, अपनी जर्नी के बारे में बताओ, अपनी जिंदगी के बारे में बताओ। जब मैं पैदा हुई थी उस वक्त तो मेरी बोन्स टूटती रहती थी। 7 साल की एज तक मेरी बोन्स ब्रोक होती रही। तो काफ़ी बार मैंने खड़े होने की कोशिश भी की, लेकिन टूटने की वजह से टांग टूट जाती चलने की कोशिश जब करती थी, हाँ जी, ब्रोक हो जाती थी। तो ना उसकी वजह से डॉक्टर्स का कहना था कि आप इसके बिना पाँव पे जोर ना डालने दें, क्योंकि अगर ये जोर डाले कि दोबारा से ब्रोक होंगी, बार बार ये ब्रोक होती रहेंगी। तो फिर हम मामा पापा ने छोड़ दिया था वज़न डालना, ना मुझे चलाने की कोशिश करना। तो उसके बाद तकरीबन ठीक रही मैं, नॉर्मल ठीक रही थी। लेकिन फिर जब लास्ट मेरी आर्म ब्रोक हुआ था जब मैं तकरीबन 14 साल की थी, लास्ट टाइम वो हाँ जी, बस वो हुआ था। तो उसके बाद डॉक्टर्स का कहना था कि अब आपने बहुत ध्यान देना, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ रही है ना तो जल्दी रिकवर करना ठीक नहीं, मतलब कि जल्दी रिकवर नहीं होगा, तो इसलिए आप इस पर बहुत ध्यान दें। बचपन में ही होता है बच्चों की जल्दी रिकवर हो जाती हैं, लेकिन एज बड़े होने की वजह से जल्दी रिकवर नहीं हो पाती। ज़ाहरा, आप अपने बचपन के बारे में बातें याद है जब ये सब कुछ हो रहा था? 7 साल की उम्र तक के इंसिडेंट तो याद होते हैं जब वो सारी पेन से गुजर रही थी, और फिर लास्ट 14 ईयर्स की थी जब लास्ट आपकी बोन ब्रेक हुई। तो किस तरह का बचपन रहा? अपने आप को कितना डिफरेंट फील करती थी? मेरी मेमोरी तो इतनी शार्प है कि मैं 3-4 साल की थी, मुझे तब से अपनी चीज़ें याद हैं। तो मुझे हर एक चीज़ याद है अपने बचपन की। तो बचपन में सबसे पहले ये था कि जब मुझे पता है, पहले से पता था कि मैं सबसे अलग हूँ, और बाकी ये है कि मुझे बताया किसी ने नहीं था, तो खुद ही अपने आप पता चल गया था मुझे इस चीज़ के बारे में। और मेरे दोस्त ऐसे थे कि उन्होंने कभी मुझे फील ही नहीं होने दिया। उन्होंने वो गेम्स खेले हैं जो मैं खेल सकती थी, जो मैं नहीं खेल सकती थी वो कभी नहीं खेलते थे। जब अपनी फैमिली में अपनी कजन्स को देखती थी, अपने कुछ फ्रेंड्स को भी देखती होगी, तो तब क्या फील आती थी? कभी अपसेट भी होती थी, कभी परेशान भी होती थी सारी चीज़ों को देख के कि मैं ये नहीं कर पा रही हूँ? तो उस वक्त आपकी मोटिवेशन कौन बना, हिम्मत कौन बना?
ऐसा कभी मैंने सोचा ही नहीं, ये चीज़ मेरे दिमाग में कभी आई नहीं, क्योंकि मेरे साथ इर्द गिर्द हमेशा पॉजिटिव लोग सपोर्ट रहा, माँ बाप का बहुत सपोर्ट रहा। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत सपोर्टिव थे सब। तो मुझे कभी भी फील नहीं होने दिया कि मैं सबसे अलग हूँ। बाकी ये है कि खुद होता था कभी कभार, लेकिन जब जब वक़्त के साथ बड़ी होती गई तो पापा का एक दफ़ा कहना था कि बेटा आप अगर दुनिया में आप में कोई कमी है ना तो आखिरत में आप बिल्कुल नॉर्मल होंगे। तो वो चीज़ मैंने अपने दिमाग में बिठा ली, और आज तक मैं कभी भी डिसहार्ट होती हूँ या किसी बात पे बुरी लगती है कोई बात, तो मैं बस वही सोच लेती हूँ कि मैं आखिरत में तो नॉर्मल होंगी, बल्कि सब नॉर्मल होंगे। मैं नहीं, जितने लोगों में जो जो कमी है ना वो सब में वो चीज़ पूरी होगी, और हमारी आखिरी ज़िंदगी तो पूरी है, ये तो आर्जी है दुनिया। बिल्कुल सही आपके बाबा आपको कहते हैं। अच्छा ज़हरा, डॉक्टर्स क्या कहते हैं आपकी जो बीमारी है इसको क्या कहते हैं? डॉक्टर्स का कहना है कि आपको बोन्स प्रॉब्लम है, मतलब कि हड्डियों की बीमारी है आपको, इसका कोई इलाज नहीं है, इसका बाय बर्थ है तो इसका कोई इलाज नहीं, इसका टेम्परेरी इलाज है, अगर ब्रोक हो जाती हैं तो उसका इलाज कर देंगे हम, वरना इसका कोई इलाज नहीं है। और जो बचपन में डॉक्टर्स थे उन्होंने तो काफ़ी गलत बातें भी की थी, बहुत नेगेटिव बातें की थी मामा के साथ, कैसे हाथी के अंडे खिलाएँ, तो जब क्या खिलाएं? हाथी के अंडे खिलाएँ, इसको तंस मारा था ना। अच्छा। और जाए इसको ले जाएं तो 4 दिन की भी मेहमान नहीं है, आप इस पर पैसे ज़ाया कर रही हैं। और कुछ ऐसे ऐसे लफ्ज़ भी बोले गए थे जो मैं यहाँ पर बोल भी नहीं सकती, इतने अजीब अजीब लफ्ज़ बोले गए थे, मामा को इतना तंग किया गया था, इतना रुलाया गया था। तो मेरी खाला थी, उन्होंने वो हमेशा मामा के हक में बोलती थी, हक में बात करती, मामा नहीं बोल पाती थी। कभी टूटते हुए देखा तुमने जब डॉक्टर इस तरह की बातें करते थे, या अम्मा हमेशा तुम्हारे सामने बहुत स्ट्रांग रहती थी? नहीं, मामा अक्सर हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं मामा, लेकिन मैं उनके सामने कभी वीक नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन मैं वीक हो गई ना उस दिन वो वीक हो जाएंगी, इसलिए मैं अपने आप को वीक नहीं होने देती। चाहे जितनी भी तकलीफ़ में हो ना, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट ही होती है हमेशा। मैंने हमेशा मुस्कुराते रहना है, दूसरों पे हंसी मजाक करते रहना है, चाहे मैं अंदर से कितनी ही ज़ख्मी क्यों ना हो, कितनी तकलीफ़ में क्यों ना हो। पर मैं कहती हूँ कि अगर मैं हिम्मत हार गई तो मेरे इर्द गिर्द मुझे देखने वाले वो भी हिम्मत हार जाएंगे। वेरी वेल सेड। जैसा कि ज़हरा ने बताया कि डॉक्टर्स उसके पेरेंट्स को, उसकी वालिदा को जो बातें बता रही हैं बहुत ही अनयूजुअल और शॉकिंग है मेरे लिए, कि डॉक्टर्स जिनको हम मसीहा समझते हैं इंसानियत के लिए, और जब हम बहुत मायूस हो जाते हैं तो हमारी सारी नज़रें इस मसीहा पर जमी होती हैं कि शायद अब खुदा कोई मोज़ा कर देगा, शायद खुदा इनके हाथ में शिफा डाल देगा और शायद हम ठीक हो जाएंगे। और जब डॉक्टर्स की तरफ से इतनी मायूस कुन बातें आती हैं और इस तरह का बिहेवियर आता है, इतना टीजिंग बिहेवियर आता है, तो मैं समझती हूँ कि तब वहाँ पर अपने आप को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बीइंग अ मदर जो है, अपने पेरेंट्स की तकलीफ़ देखना माँ बाप के लिए एक बड़ी ही तकलीफ़ का एक सिलसिला होता है। तो आप हमारे सराउंडिंग में अगर हम किसी ऐसे पेशेंट को देखें या किसी भी ऐसे शख्स को देखें जो किसी न किसी जिस्मानी या किसी न किसी जहनी बीमारी से लड़ रहा है, वो एक शख्स उससे नहीं लड़ रहा, वो पूरा ख़ानदान उसके साथ लड़ रहा है, तो मेरे ख्याल से हमें अपने अल्फाज का चुनाव बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए कि किसी शख्स की दिल आज़ारी ऐसे में ना हो। अच्छा जी, अब तो भाई आप सोशल मीडिया पर छाए हुए हो और इतना अच्छा विंग लाइनर लगाया है, तो सोशल मीडिया पर जो है वो ब्यूटी टिप्स करती हो, वीडियोस बनाती हो, और क्या क्या करती हो? वीडियोस तो नहीं बना पाती क्योंकि उसके लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, और मैं अकेली होती हूँ तो मैं मेरे से अकेले नहीं हो पाता। हाँ, मैं मेकअप करके उसके बाद पिक्स लगा देती हूँ, अगर किसी को अच्छा लगे तो वो मुझसे पूछ लेते हैं आपने किस तरह से किया था, फिर मैं उनको बता देती हूँ कि इस तरह से सब कुछ हुआ है। तो मुझे बस शौक़ है कि मैं अपने जो ये चीज़ है ना, एक डिसेबल होना, हाँ, इस चीज़ का जो टैग है इसको हटाना चाहती हूँ। हमारे तमाम आपने ये वर्ड नहीं यूज़ करना डिसेबल होना, मैं तो कहूँगी कि यू आर डिफरेंट और आप बहुत सारे लोगों से अच्छे हो, और ये तो वर्ड डिसेबल तो यूज़ होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप बहुत सारी और चीज़ों के लायक हो, आप बहुत से और अच्छे काम कर सकते हो, अच्छी ख्यालात रख सकते हो जो शायद कोई और नहीं कर सकता। लोगों की सोच अभी भी वहीं की वहीं अटकी हुई है, 1921 में अटकी हुई है, ना कि 2021 में अटकी हुई। उनकी सोच वही पुरानी, डिसेबल, वो फलां गूंगा फलां, ये कह के हमें मुखातिब किया जाता है। जितनी भी आपको इस वक्त लोग देख रहे हैं जो किसी ना किसी अपनी
ज़िंदगी में, लाइफ में किसी ना किसी चीज़ के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो मेंटल स्ट्रेस है, चाहे वो फिजिकल उनको कोई प्रॉब्लम या डिसेबिलिटी है, उन तमाम लोगों के लिए मोटिवेशन हो आप, उनको क्या कहना चाहोगी? उनको मैं यही कहूँगी कि मैं जैसे बाहिम्मत हूँ ना, मैं आप सबको भी बाहिम्मत देखना चाहती हूँ। मेरा यही ख्वाहिश है कि आप सब बाहिम्मत हो जाएं जितनी मैं बाहिम्मत हूँ, और मैं आप सब के लिए यही आपकी आवाज़ बनकर यहाँ तक आई हूँ कि मैं आप सबको भी इस मुकाम पर देखना चाहती हूँ। और जो जो आपकी ख्वाहिश है वो अपनी ख्वाहिश पूरी करें, अपना जो आपकी आगे जिस तरह से आप बनना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं वो बने। आप किसी की बातों में ना आए कि लोग क्या कहेंगे, आप बाहर निकलें, आप लोगों का सामना करें, लोगों को फेस करें। आप कर सकते हैं, आप में हिम्मत है, लेकिन आपने अपनी हिम्मत को दबाए हुआ है। That's amazing, ज़हरा। मैं ये कहना चाहूँगी। हमेशा खुश रहो, बहुत सारी दुआएं तुम्हारे लिए, और बहुत सारे लोगों के लिए ऐसे ही मोटिवेशन बनती रहो, सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा आती रहो, ठीक है जनाब। इसके साथ ही हम प्रोग्राम में बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, और जो ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम में आपके लिए क्या है सरप्राइज आगे, वो तो आपको ब्रेक के बाद ही पता चलेगा। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब, वंस अगेन गुड मॉर्निंग एंड खुशामदीद प्रोग्राम में आपको कहते हैं। ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत नेल आर्ट मेरे इस वक्त हाथ में मौजूद है। हार्डबोर्ड पे नेल आर्ट किया गया है, यानी कि कीलों से आर्ट किया गया है, और हमारी एक बहुत ही हिस्टोरिकल जो प्लेस है मीनार पाकिस्तान, उसको पोर्ट्रे किया है इस खूबसूरत आर्ट के ज़रिए। बहुत ही खूबसूरत ये अंदाज में बनाया गया है, बहुत मेहनत इस पे दरकार है, और जो आर्टिस्ट हैं इसके पीछे, इस फ़न के पीछे, वो इस वक्त मेरे साथ इन स्टूडियो मौजूद है। मैं आपको उनकी जानिब लेके चलती हूँ, और ये सिर्फ एक शाहकार नहीं है जो उन्होंने बनाया है मीनार पाकिस्तान जो मेरे हाथ में, अहमद अली सादिक। ही इज़ अ नेल आर्टिस्ट, और कीलों का इस्तेमाल करते हुए, अपने फ़न की महारत यूज़ करते हुए ये बहुत ही खूबसूरत पोर्ट्रेट बनाते हैं। और मैं कुछ और पोर्ट्रेट दिखाना चाहूँगी, मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएंगे, और टर्किश स्टार्स आपको इसमें नज़र आ रहे हैं। एंड व्हाट अ पीस, किस कदर ये खूबसूरत पीस है अहमद, अमेजिंग। थैंक यू। मुझे बताओ अहमद, ये हमारे टर्की के जो दो आर्टिस्ट हैं, मशहूर तरीन ड्रामा बड़ा पसंद किया जाता है, अर्तुगल गाजी, और दूसरा आर्टिस्ट हमारे साथ है तुर्गत। जबरदस्त। कितना टाइम लगा ये दोनों पोर्ट्रेट बनाने में, और कब से कर रहे हो नेल आर्ट? इन तकरीबन 20 से 30 दिन, यानी कि तकरीबन 1 माह लगा था इनको बनाने में। अच्छा। और ये नेल आर्ट मेरा अपना ही आइडिया था, ये तकरीबन 2 साल हो गया मुझे ये आइडिया पे काम करते हुए। अच्छा। तो स्टार्ट मैंने किया था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तस्वीर। अच्छा, वहाँ से पहला वो बनाया। हाँ, उससे पहले नॉर्मल स्केचिंग और पोर्ट्रेट्स वगैरह करते रहे। तो ये आइडिया कहाँ से आया? पाकिस्तान में अभी क्या नेल आर्ट मजीद हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं फर्स्ट हूँ जिसने ये इंट्रोड्यूस करवाया, और मैं ही अकेला ये कर रहा हूँ। और इसमें आइडिया ये था कि मेरी कोशिश थी कि कुछ नया करूँ, अल्लामा इकबाल की शायरी से इंस्पायर होके कि मैं कुछ अलग करूँ। तो उसी में 2-3 चीज़ों पे मैंने वर्किंग की, और इसमें ये वाला मुझे ज़्यादा अहमद, ये तो टर्किश आर्टिस्ट हैं, नो डाउट कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग इनके फैंस हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट के पोर्ट्रेट बनाए हैं आपने? जी बिल्कुल, मैंने बनाए। रिसेंटली मैंने इमरान अशरफ का पोर्ट्रेट बनाया था। उनका जो कैरेक्टर था फेमस, तो उनकी मूसा भाई का। हाँ जी, मूसा भाई का। तो वो मैंने अपलोड की थी वीडियो, और फिर उन्होंने मुझे हाँ जी खुद फ़ोन करके मुझे अप्रिशिएट किया, और वो उन्होंने अपने ड्राइंग रूम में अब लगाया, डिस्प्ले किया उन्होंने। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, उन्होंने मुझे रिस्पांस दिया। अच्छा, जैसे ये अर्तुगल का पोर्ट्रेट है, इस वक्त हमारी ऑडियंस भी देख सकते हैं, कितने तकरीबन कील इस पूरे पोर्ट्रेट में इस वक्त लगे हुए हैं? इसमें 8 से 10 हज़ार कील, 8 से 10 हज़ार लगे हैं। और अहमद, कितना वक्त लगता है ये एक पोर्ट्रेट बनाने में? इसका यही सबसे मुश्किल चीज़ है कि टाइम टेकिंग बहुत है, एक कील लगाना बड़ा टाइम लग जाता है। तो इसमें वैसे नॉर्मली 1 से 2 वीक लगते हैं इस पोर्ट्रेट। 1 से 2 हफ्ता लगेगा तकरीबन इसको बनाने में। और प्रॉपर पहले स्केच किया जाता है, और उसके बाद वो हल्की सी लाइन ड्राइंग होती है। अच्छा। उसके बाद फिर इसको 3D पैटर्न पे तरतीब से सारे कील लगाने पड़ते हैं। आई एम श्योर दैट्स अ वेरी डिफरेंट आर्ट है, बहुत जबरदस्त है। हमारी ऑडियंस के लिए सरप्राइज है यहाँ पे, तो वो सरप्राइज रिवील कर दे हम आपके लिए। क्या ख्याल है अहमद, आप यहाँ पे आए, जरा अपनी पोजीशन पे आप आ जाए। तो एनी गेसेस ऑडियंस, कोई आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक अभी इस वक्त इनकम्प्लीट पोर्ट्रेट है जिसको मैं रिवील करूंगी अभी अहमद इसको कंप्लीट करेंगे।
एनी गेसेस के ये किसका पोर्ट्रेट है, आप सोच सकते हैं? मेरे ख्याल से काफी अच्छा क्लू है, लेकिन अभी शायद आप में से कोई लोग कनेक्ट ना कर पाए हो, तो अहमद कंप्लीट करते हैं मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। अभी कितना वक्त लगा अहमद? तकरीबन इसको तकरीबन 2 माह लगे हैं बनने में, क्योंकि ये 2 माह जी, क्योंकि अभी तक ये सबसे बड़ा जो था अब तक का पोर्ट्रेट है। जी बिल्कुल। ये अब तक का सबसे बड़ा जो नेल आर्ट सबसे बड़ा पोर्ट्रेट है, और क्या अब तक का सबसे मुश्किल पोर्ट्रेट भी है? जी सारी बात मुश्किल पोर्ट्रेट है, क्योंकि ये काफी टाइम इसमें लगा था। और ये है कि ये डिफरेंट भी है, इसको पीसेस में बनाया, फिर इसका फ्रेम किस तरह बनेगा वो एक आइडिया वो था, उसमें काफी टाइम लगा। ठीक, अभी हमारी ऑडियंस जो है, देखने वाले जो व्यूअर्स हैं, आई एम श्योर इस बोर्ड के बाद पहुंच सकेंगे कि हम किसका कंप्लीट कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही गैस किया हमारी ऑडियंस ने, शायर मशरक अल्लामा इकबाल का ये पोर्ट्रेट अहमद ने बनाया है। थैंक यू सो मच। अमेजिंग अमेजिंग। और जैसे कि हम हमेशा हमारे प्रोग्राम में कहते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। हमारी जो यंगस्टर्स हैं, हमारे जो मुल्क का जो नौजवान है, जो मुस्तकबिल है, दे आर फुल ऑफ टैलेंट। हाँ, प्लेटफॉर्म शायद हमारे पास उस तरह से उतने ज़्यादा मुयस्सर नहीं है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमारे मुल्क के नौजवानों में टैलेंट नहीं है। और उसका मुंह बोलता सबूत इस वक्त अहमद हमारे साथ खड़े हैं, और अहमद का शाहकार जनाब आप तमाम लोग देख सकते हैं। अच्छा जी, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल पोर्ट्रेट अब तक कौन सा लगा, चैलेंजिंग कौन सा लगा, किसका बनाना लगा? यही चैलेंजिंग था, क्योंकि इसमें एक तो ये साइज में बड़ा था, और दूसरा इसको मैंने सोचा था इसको पजल्स में बनाऊं, पीसेस में बनाऊं। और जैसे मैं हर दफा बनाता हूं उससे मैं सीखता हूं अपने काम से। अहमद मुझे बताओ कि ये आपका ब्रेड एंड बटर भी है ये, या ये शौक से आगाज किया था? ये शौक से आगाज किया था। ये मैंने इसमें बड़ी स्ट्रगल की है। मैं 4 साल HR में जॉब करता रहा था, साथ मैंने ये अपना काम करता था शौक से बस। जी बिल्कुल। उसमें फिर अब आगे ये मैंने अपना जब रिस्पॉन्ड अच्छा मिला, हाँ जी, अब आगे ये यानी कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम भी यही और है, फुल टाइम जॉब भी यही है। बिल्कुल फुल टाइम जॉब भी यही मेरी है। और इसमें मेरा जो माइलस्टोन ये है कि मैं अपना आर्ट के जरिए पाकिस्तान का नाम जो आलमी सतह पे लेके जाऊं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराऊं, ये मेरा माइलस्टोन है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसा ही होगा। अच्छा, अगर मैंने अहमद आप यहाँ से चले जाएंगी और मैंने अपने पोर्ट्रेट के लिए आपको कनेक्ट करना है, तो मैं कैसे आपको तलाशूंगी? इसके लिए जो सबसे अगर ऑडियंस ने करना है, तो मेरा नाम अहमद अली सादिक के नाम से वो गूगल पे सर्च कर ले, मेरे सारे अकाउंट्स आ जाएंगे। इंस्टाग्राम पे भी आप अपना डिस्प्ले करते हैं सारा, तो वो सारे मेरे अकाउंट्स आ जाएंगे, मेरी वीडियोस पे उसमें नंबर डिस्प्ले है, तो आप इजीली राब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, ड्रीम पोर्ट्रेट आपका कौन है जो बस सब मैंने सोचा हुआ है कि भाई अब मैं ये बनाऊंगा? क्योंकि हर आर्टिस्ट का कोई ना कोई एक वो वैसे तो सेटिस्फैक्शन कभी भी नहीं होती आर्टिस्ट को अपना काम करके, हमेशा कुछ ना कुछ कमी उसको महसूस होती है। दुनिया को बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन आर्टिस्ट का एक वो ड्रीम होता है, एक आइडियल होता है। आप किसको पोर्ट्रेट पे कवर करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है, जिसको मैं सेकंड करूंगा। अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर क्या बात है, वाह वाह वाह। तो वो इसलिए हर दफा कोशिश होती है कुछ नया से नया, बेहतर होता जाए, बेहतर से बेहतर। अब जिस तरह मैंने अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह का बनाया, अब मेरा ये माइलस्टोन ये है कि मैं 25 दिसंबर पे कायदे भी बड़ा बनाऊं, और उसके अलावा फिर उनका ही पोर्ट्रेट ना बनाऊं, उसके साथ फिर थोड़ी हिस्ट्री और इस तरह करके ना एक यानी कि कंप्लीट उसमें एक ही में पैकेज ऐसा हो कि उसमें एक ही में सारी चीजें हों, और उसको फिर मैं गिनीज में लेके जाऊं इंशाल्लाह। हमारी दुआएं पूरी आपके साथ है, मेहनत से आप लगे रहें, काम करते रहें, और इंशाल्लाह अगर ये कायदे आजम का पोर्ट्रेट और एक पाकिस्तान के एक गुड जो आप कह रहे हैं गुड विल या एक मैसेज के साथ अगर आप इंशाल्लाह उसमें कामयाब होंगे, तो फिर हमारी अगली मुलाकात 25 दिसंबर को होगी। चले इसी वादे के साथ हम आपसे लेंगे इजाजत। बहुत सारी दुआओं में आपको हम अपने प्रोग्राम से आपसे इजाजत लेंगे, लेकिन आपने जनाब कहीं नहीं जाना है, आप तमाम लोग यहीं पर हैं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम अभी खत्म नहीं हुआ। प्रोग्राम में और बहुत कुछ है, और आपसे रिलेटेड बहुत सारी चीजें, आपकी जो मिथ्स हैं, आपके जो सवालात हैं, उससे मुतल्लिक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट हम आगे लेके आने वाले हैं। ख्वाबों की ताबीर होगी जनाब 11 बजे के बाद, हेडलाइन के बाद, और किचन की रेसिपी होगी बड़ी जबरदस्त, तो आपने कहीं नहीं जाना, स्टे विद अस।
अस्सलामुअलैकुम वंस अगेन एंड गुड मॉर्निंग और खुशामदीद। वेलकम जनाब इन नियो पाकिस्तान आपको कहते हैं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट जनाब हम आपके साथ लेकर आए हैं प्रोग्राम के इस हिस्से में। और कई दफ़ा हमारे जो ख्वाब हमें आते हैं हमें समझ में नहीं आती कि जो हम ख्वाब देख रहे हैं उसका हकीकत से कितना ताल्लुक़ है। अच्छा, फिर ख्वाबों से मुतालिक जो है वो इस्लामी रूह भी आपको पता है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जो ख्वाबों की ताबीर के हवाले से जो एक पूरी जो हम लोग ताबीर निकालते हैं वहाँ से, तो एक ये पूरा सिलसिला है। बहुत सारी बातें हम सुनते हैं कि जो अच्छे ख्वाब हैं वो किसी के साथ शेयर करने चाहिए, जबकि बुरे ख्वाब किसी के साथ भी शेयर करने नहीं चाहिए। कुछ लोग बड़े परेशान दिखाई देते हैं और वो नहीं जानते कि सारी ज़िंदगी या ज़िंदगी के कई साल उनको एक ही तरह का ख्वाब आता है, एक ही पैटर्न का ख्वाब आता है। तो इसका क्या मतलब है? आई एम श्योर कि आपके भी बहुत सारे कुछ ऐसे ख्वाब होंगे जो आपको सता रहे होंगे, तो आप उनकी ताबीर ज़रूर जानना चाहेंगे। तो इसलिए आज के प्रोग्राम में, प्रोग्राम के इस हिस्से में, इस नशिस्त में हमने ये सेगमेंट खासकर आपके लिए डिज़ाइन किया है ताकि आपकी जो फ़ोन कॉल्स हैं वो हम रिसीव कर सकें। नंबर प्लीज़ चला दीजिएगा स्क्रीन पर ताकि मैक्सिमम कॉल्स जो हैं वो हम ले सकें और आपके ख्वाब की ताबीर हम आप तक बता सकें। अच्छा जी, अब हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं ख्वाबों की ताबीर के लिए, क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है कि ख्वाब आप जब भी किसी को बयान करें तो किसी एक्सपर्ट को बयान करें जो सही ख्वाबों की ताबीर जानता हो, वरना ऐसा हो जाएगा, वरना वैसा हो जाएगा, सत्ता खैरात करना चाहिए। इन सारी बातों का आज ऑथेंटिक जवाब हम आपके लिए लेके आए हैं। हमारे एक्सपर्ट दाऊद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है, इन स्टूडियोज़ हैं। खुशामदीद आपको कहते हैं। कैसे हैं सर? जी शुक्र अल्लाह का। अच्छा जी, ख्वाबों की हकीकत क्या है? क्या सारे ख्वाब सच्चे होते हैं? देखिए नबी सबसे अहम बात के ख्वाबों को नबूवत का 46वां दर्जा करार दिया गया है। यानी कि अगर हम तारीख़ के दौराहों में पीछे जाएं तो अंबिया इकराम तक को सच्चे ख्वाब आते रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से पहले सच्चे ख्वाब आते थे। या रवायात में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं जो चीज़ें रात को देखता था वो हूबहू दिन के वक्त वही सच साबित होती थी। तो ख्वाबों का तल्लक जो है उसको अगर हम हमारी मुकद्दस किताब कुरान पाक, जिस तरह तौरात, इंजील और ज़बूर में भी अहमद नाम की बात हुई थी कि एक आखिरी नबी आएंगे, इसी तरह हमारी सच्ची किताब कुरान मजीद में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है, मशहूर वाक़या कि उन्होंने ख्वाब देखा कि 11 सितारे उनको सजदा कर रहे हैं। 10 नहीं बल्कि 11 ही कहा गया। तो वो जो सजदा कर रहे हैं तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कुरान पाक में ही इरशाद फरमा दिया कि ये ख्वाब आपने मुझे बता दिया है, तो ये ख्वाब अब किसी और को ना बताना, यानी अपने भाइयों को ना बताना। तो इससे ये बात भी वाज़ेह होती है कि जो ख्वाब हैं कुरान पाक से ही अगर हम देखें तो हर किसी को नहीं बताने चाहिए, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम ने अच्छा ख्वाब भी नहीं किसी को बताना चाहिए। हम हमेशा बुरे ख्वाब के बारे में सुनते हैं। जो ख्वाब हैं वो 4 लोगों को नहीं बताने चाहिए। 4 लोगों को नहीं बताने चाहिए। नंबर 1, ऐसा बंदा जो बेदीन हो, अच्छा, जिसका दीन ईमान नहीं है, ईमान नहीं हो, उसको नहीं बताना चाहिए। ठीक है। अपने दुश्मन को ख्वाब नहीं बताना चाहिए। ठीक है, वो उससे फायदा उठा सकता है, क्योंकि वो शर रखता है आपसे। ठीक है। और जो शर रखता है वो इसकी अच्छी ताबीर नहीं करेगा, बुरा सोचेगा, शर सोचेगा। नंबर 3, जाहल लोगों को ख्वाब नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जाहल बंदा जो होता है वो ऐसी बात कर देगा, ऐसी ताबीर निकाल देगा जिसका आपको नुकसान बेवकूफाना बात करेगा। और झूठे बंदे को ख्वाब नहीं बताना चाहिए। ये 4 लोगों से परहेज करना चाहिए। ठीक है। और जो आपका हमदर्द है, जो आपका लोगों को बताना चाहिए, एक तो आलमी दीन को बता दिया पहली बात, ठीक। और दूसरा ये वो बंदा जो ख्वाबों की ताबीर निकालता हो, उसको पता होता है कि मैंने जो ताबीर निकालनी है। और नबिया एक खास बात कि आप किसी को ख्वाब बताओ, सही, और वो जो उसकी ताबीर निकाल दे, चाहे सही चाहे गलत, वो हो जाती है। अच्छा, ये एक बहुत अफेक्ट है। मिसाल के तौर पे आप हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या देखें तो एक ने ताबीर ये निकाली कि वो अंगूर जो है उसका वो निकाल रहा है, बादशाह को जो है वो खिला रहा है। दूसरे ने झूठा ख्वाब बयान किया था। जो 2 कैदी थे उनमें से एक ने वो ख्वाब देखा जो बादशाह को अंगूर का जो है पानी पिला रहा है, और दूसरे ने झूठा कि मैं जो है खड़ा हूँ और मेरे सर पे रोटियां हैं और कब्बे आ रहे थे, चीलें आ रही थी और वो रोटियां नोच रही थी। तो उसने देखा नहीं था, मगर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम क्योंकि अल्लाह के नबी थे, उन्होंने ताबीर कर दी कि आपको कत्ल किया जाएगा, फांसी दी जाएगी। तो उसकी ख्वाब की ताबीर वही होगी। ख्वाब नहीं देखा था, हालांकि उसकी ताबीर हो गई। ये हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री। अच्छा, मुझे बताएं, आजकल चूंकि
गूगल का दौर है, ज़माना बड़ा फास्ट हो चुका है और आपके एक क्लिक में सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती हैं, किताबों के रेफरेंस भी मिल जाते हैं। मैं अक्सर ये प्रैक्टिस करती हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि हम में से मेरे बहुत सारे बहन भाई भी ये प्रैक्टिस करते होंगे कि अगर एक ख्वाब आया है और उस ख्वाब ने हमें सताया है तो हम गूगल पे जाके किसी किताब से उसकी ताबीर पढ़ने की कोशिश कर लेते हैं, तसल्ली हो जाती है या परेशानी हो जाती है। क्या ये दुरुस्त अमल है? नहीं, ये दुरुस्त अमल नहीं है। देखें, गूगल के ऊपर बैठ के तो फिर आप पूरा आलम दीन भी बन सकते हैं। हर बंदा बैठ के वहाँ पे, ये बेसिकली आप अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, कोई भी बंदा अपने यूट्यूब चैनल्स बने होते हैं, उनकी कमाइयों के चक्कर में ज्यादातर लोग लगे। अक्सरियत की बात कर रहा हूँ। दाऊजी कॉलर हैं एक और हम जरा क्विकली आंसर करेंगे ताकि मैक्सिमम कॉलर्स को हम जो है ताबीर बता सके। अब्दुल जब्बार साहब ने कॉल की है सऊदीया से, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, क्या पूछेंगे? वालेकुम सलाम जी, आपका शो बहुत अच्छा है। अभी मैं सुन रहा था ख्वाबों की ताबीर के हवाले से जी। दाऊद साहब से मेरा एक है कि मेरे वालिद 3 साल हो गए अल्लाह मियाँ के पास हैं, ठीक है। मेरी अभी मुलाकात हुई ख्वाब में उनके साथ, और जब मेरी मुलाकात हुई तो मेरी फीलिंग बहुत खुशी वाली थी कि ये तो अब हमारे दरमियान है, कि अल्लाह के पास नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो मेरी गुफ्तगू थी उनके साथ, वो मुझे याद नहीं रही ख्वाब उठने के बाद। मैं पूछना चाह रहा हूँ, मेरे वालिद अल्लाह मियाँ के पास है और मैंने ख्वाब में उन्हें हमारे दरमियान देखा है, तो इसको मैं किस तरह से लूँ या मुझे क्या करना चाहिए, इसकी ताबीर क्या है? देखिए, सबसे अहम बात कि इन्होंने 2 चीज़ों की तरफ इशारा किया है। सबसे पहले कि इनकी मुलाकात हुई और इनकी फीलिंग खुशी वाली थी जी। अब फीलिंग्स का बड़ा अफेक्ट ख्वाब में, जिस तरह आपने कोई ख्वाब देखा और ख्वाब देखने के बाद आपकी फीलिंग्स परेशान कुन हो गई, तो समझे कि आपके ख्वाब का जो असर है वो परेशानी वाला होगा। ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है। अगर इनकी फीलिंग्स खुशी वाली थी तो अल्लाह ताला उनको जो है आला मुकाम अता करेंगे। नेक बंदे थे और इन्होंने फीलिंग्स फील की। और दूसरा ये कि अब बाप को ख्वाब में देखना और चले भूल भी जाना, सबसे अहम बात यह है कि अल्लाह ताला मरने के बाद भी इंसान को नहीं भूलता। अल्लाह ताला जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करते हैं, एक अच्छा ख्वाब था, तो ये एक बहुत अच्छा ख्वाब था। इनको अपने, जिस तरह वालिद साहब इस दुनिया से जाने के बाद इनको याद रख रहे हैं, इनके ख्वाबों में आ रहे हैं, इनको भी ऐसे गाहे बगाहे अमल करने चाहिए, सदका देना चाहिए कि वालिद जो है इस दुनिया के जाने के बाद भी जो है वो इनको याद रखें। कई आपने देखा होगा, वैसे बेसिकली एक बात तो यह है कि इंसान मरता थोड़ी है, मुंतकिल होता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में जिस तरह इरशाद फरमाते हैं कि मैं बसता हूँ तुम्हारी सांसों में, क्या तुम मुझे पहचानते नहीं हो। तो इंसान मुंतकिल होता है, जाता, क्योंकि जिस तरह कहा गया कि कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, के हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, मरना नहीं कहा गया। हत्ता कि ऐसी बात भी है कि जो क़यामत के बाद लोग इस दुनिया से जाएंगे, जो नेक लोग होंगे, उनको कहा जाएगा कि आप हमेशा इस दुनिया में रहोगे, जन्नत में रहोगे। और जो दोज़ख में जाएंगे तो उस क़यामत वाले दिन मौत को जो है दुम्बे की हालत में लाया जाएगा और ज़िबा कर दिया जाएगा कि आज के बाद जो बंदा नेक है वो हमेशा जन्नत में रहेगा, मरेगा नहीं, और जो बंदा बद है वो दोज़ख में रहेगा, जाएगा नहीं। तो हकीकतन तो ये है कि हमारे अमाल ऐसे होने चाहिए, और जिन लोगों के अमाल अच्छे होते हैं और नेकी का जज्बा होता है, अल्लाह ताला उनके ऊपर रहमतें बरकतें। बिल्कुल। अकरम ने हमें कॉल की है और उनका सवाल जानते हैं और फिर ब्रेक के जाने भी बढ़ने हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अकरम, क्या पूछेंगे? वालेकुम सलाम, मैं मोहम्मद अकरम एडवोकेट बात कर रहा हूँ जी, लाहौर से। मेरा सबसे सवाल ये है कि मैंने अपना ज़्यादा टाइम हैदराबाद सिंध में गुजारा। अब मैं लाहौर में रहा 20 साल से, ठीक है, लेकिन ख्वाब आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बावजूद होकर मैं सोता हूँ, लेकिन ख्वाब मुझे जब भी आते हैं तो सारे जो है वो हैदराबाद के आते हैं। यहाँ से मैंने एजुकेशन हासिल की है, तकरीबन वही ख्वाब मुझे अमूमन अच्छे आए या बुरे आए, लेकिन उस शहर के आते हैं हैदराबाद। ठीक है, क्या वजह? ठीक है अकरम, हम एक ब्रेक की जाने बढ़ रहे हैं, आप ट्यून इन ही रहिएगा, चैनल चेंज मत कीजिएगा। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो सबसे पहले हम आपके ख्वाब की ताबीर जानेंगे, फिर प्रोग्राम में गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। एक बात हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि जो सुबह के वक्त के या फजर के बाद के देखे गए ख्वाब होते हैं वो हमेशा सच होते हैं। इस बात में कितनी हकीकत है और मिथ कितनी है, इस पर भी हम बात ज़रूर करेंगे। छोटी सी ब्रेक लेते हैं और उसके बाद आपकी भी कॉल शामिल करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक जनाब। और ख्वाबों की ताबीर सेगमेंट हम आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें आपकी कॉल्स हम शामिल कर रहे हैं। दाऊद जी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। ब्रेक से पहले हमें जो कॉलर आए थे मोहम्मद अकरम, उन्होंने ख्वाब बताया था कि हैदराबाद के वो एक्चुअली रिहायशी हैं, लाहौर में 20 साल से वो रह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको अपनी पुरानी जगह के, पुरानी गलियों शाहराओं के ख्वाब आते रहते हैं। दाऊद जी, अच्छा ख्वाब है बुरा ख्वाब है? ख्वाब अच्छा है। देखिए, जिस तरह इंसान मट्टी और रूह का मुरक्कब होता है, जिस्म और रूह का मुरक्कब, तो जागते में बंदे का रूह के ऊपर कंट्रोल नहीं होता और सोने के बाद जिस्म पे कंट्रोल नहीं होता, तो इनकी रूह जो है बार बार वहाँ पे पहुँच जाती जहाँ इन्होंने अपना बचपन गुजारा है। इसी तरह एक बात जो अहम है कि बाज़ औक़ात बंदा किसी से मिलता है तो उसको फील होता है कि मैं शायद इससे पहले मिला हुआ हूँ और मेरी उससे मुलाकात हुई होती है। तो ये बात जब पूछी गई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो उन्होंने कहा कि जो रूहें अज़ल से थी वो इकट्ठी थी, वहाँ उनकी आपस में जो उनकी जान पहचान या जो करीब थे, जब दुनिया में वो मिलते हैं तो उनको ऐसे लगता है जैसे हम उनसे मिले हुए हैं। या जिस तरह कई लोग आपके बड़े करीब होते हैं मगर आप उनको जो है आपको अच्छे ही नहीं लगते, यानी कि आपका उनसे बनती नहीं है, तो कई लोग बहुत अच्छे लगने लग जाते हैं। तो ये चीजें जो है अज़ल से जब रूहें आपस में मुलाकात होती है। क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, तो मेरा अगला सवाल आपसे मैं क्विकली पूछूंगी कि कुछ लोगों को सारी जिंदगी एक तरह के ख्वाब सताते रहते हैं, एक तरह का कि ट्रेन छूट गई या पानी में फंस गए या सांप आ रहा है। बहुत सारे ऐसे ख्वाब होते हैं जो बहुत सारे मुख्तलिफ लोगों को एक ही तरह का ख्वाब 7 साल 10 साल पिछले 20 साल से यार मैं एक ही तरह का ख्वाब देख रहा हूँ, इसका क्या मतलब है? इसका अहम बात ये समझने की है कि जिन लोगों के ऊपर जादू का असर होता है या जिन्नात होते हैं वो उनको एक ही तरह के ख्वाब दिखाते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदा ये ख्वाब देख रहा है कि उसको वो भाग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो भाग रहा है कि उसके ऊपर असर किया होगा जादू के जरिए, क्योंकि जादू होती है रूह के ऊपर, एक कसीफ चीज़ है। जिन्नात भी जो है इंसान को ख्वाब दिखाते हैं। जिस तरह के ख्वाबों की 3 किस्में, एक जो कि आप शैतानी ख्वाब आप पर असरात होते हैं, उस तरह के ख्वाब आते हैं, ख्वाब बंदा देखना शुरू कर देता है। बाज़ औक़ात इंसान जो है ख्वाब में बार बार ये एक ही चीज़ देख रहा है कि उसके जिस्म के ऊपर चींटियां चल रही हैं, और चींटियां चलने का मकसद ये है कि उस बंदे का पुतला बना के उसको कहीं दफना दिया गया, उसके ऊपर चींटियां चलती हैं तो बंदे के जिस्म पे चलती हैं। तो ख्वाब में बार बार उसको दिखाया जाता है कि तुम्हारे ऊपर जादू किया गया, असरात हैं, इसका इलाज तो इसके हवाले से फौरी सदका खैरात करना चाहिए। सदका खैरात होना चाहिए, बल्कि बुरा ख्वाब आए तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि 3 मरतबा उठने के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ लें, या औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने के बाद बाईं तरफ 3 मरतबा थूक दे। थूकना नहीं होता बल्कि वो थूकने का एक इशारा होता है, वो कर लिया जाए। तो और तीसरा ये कि जो ख्वाब देखे वो किसी को मत बताए और उसका खुद ही कोशिश करे कि पढ़ के रूहानी इलाज। ठीक है, कॉलर है हमारे साथ जो ताबिंदा ने हमें कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम ताबिंदा, गुड मॉर्निंग, क्या पूछेंगी? कॉल हमारी ड्रॉप हो चुकी है ताबिंदा, आप दोबारा कॉल कीजिएगा। अच्छा जी, ताबिंदा ये तो बड़ा मजे का ख्वाब है। हमारी टीम बता रही है कि ताबिंदा ने उनको ख्वाब बताया कि उनको ख्वाब अक्सर ये आता है कि वो मिठाई खाती रहती है ख्वाब में। तो क्विकली ताबिंदा के ख्वाब की ताबीर बता ये मिठाई खाना ये है कि इनको कोई ना कोई खुशियाँ मिलेंगी और आसानियाँ होंगी इनकी ज़िंदगी में, बेहतरी होएगी, कोई तरक्की वाला काम हो सकता है, अचानक बेहतरी के मामला हैं। तो बड़ा अच्छा ख्वाब है, प्यारा ख्वाब है। अच्छा, मैंने पिछले दिनों एक चीज़ देखी कि अगर ख्वाब में, ये सोशल मीडिया कैप्शंस बड़ा भाई काम करती हैं आजकल, तो जो है वो तवज्जो खींच लेती हैं अपनी तरफ। तो कैप्शन थी कि भाई ख्वाब में अगर ये 2-4 चीजें आपको नजर आएंगी तो इसका मतलब है बड़ा पैसा आने वाला है। मैंने कहा चलिए मैं भी जरा क्लिक करके देख लेती हूँ कि भाई कौन सी ऐसी चीज ख्वाब में दिखाई देगी कि बड़ा पैसा आएगा उससे। तो जनाब उसमें लिखा हुआ था आर्टिकल में, कुछ सच्चे आर्टिकल भी होते हैं, कुछ बस वैसे ही लोगों ने लिख दिए होते हैं रेटिंग के लिए। तो उसमें लिखा गया कि भाई ऊंट और घोड़ा अगर आपको दिखाई दे ख्वाब में, या पानी का मंजर अगर आप ख्वाब में देखें, तो ये एक बहुत ही खूबसूरत और अच्छा ख्वाब है। मैं इसकी हकीकत आपसे देखें, अगर हम पिछले दौर में जाते हैं तो ऊंट को पैसे से दलालत किया जाता था, और घोड़े को भी, घोड़ा, ऊंट और जेवरात, इस तरह की चीजें माल से दलालत किया जाता। ऊंट देखना, इसका मतलब ये है कि अब ऊंट किस हालत में देख रहे हैं। अगर ऊंट भाग रहा है, आप उसके पीछे भाग रहे हैं, तो ये है कि आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं। अगर ऊंट को आपने पकड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि आपका कोई काम या कारोबार ऐसा है जो आपके हाथ में और जो आपको फायदा दे रहा है। इसी तरह घोड़े आपके आगे आगे भाग रहे हैं, आप घोड़ों के पीछे पीछे भाग रहे हैं, घोड़े आपके दस्तरस में नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपके पास पैसे का जो है वो पैसा आता है मगर वो आपके हाथ से निकल जाता है। ये चीजें डिपेंड करती हैं कि आपकी सिचुएशन कैसी है, बल्कि यहाँ तक कि आपने कपड़े कौन से पहने हुए हैं, बल्कि ये भी कि आपने क्या पहले पहर में ख्वाब देखा, दूसरे पहर में देखा, तीसरे पहर में देखा। तीसरा ये कि आपने सोने से पहले क्या जो है सोने की दुआ पढ़ी। ये कई चीजें, फिर क्या मूवीज देखिए तो फिर जन चुड़ैल आएंगे ख्वाब में, ये भी बात
ऐसा भी है। अच्छा जी, नसरीन हमारे साथ है मंडी बहाउद्दीन से। नसरीन ने हमें कॉल किया, उनका सवाल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग नसरीन, क्या पूछेंगी आप? जी मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सवाल कीजिए। जी मैम जी, शादी के वक्त ना मुझे ख्वाब आई है कि कहीं पे ना जमीन है, मिट्टी वगैरह है, तो मैं ना उसमें धसी हुई हूँ, तो कहीं से ना गायबाना मदद आई है, तो मैं बाहर निकल आई हूँ उससे। तो रात को मुझे ना थोड़ी सी टेंशन सी, वो मैं लेके सोई थी रात को। तो मुझे ये जानना है कि ये ख्वाब ठीक है या कोई मसला आ रहा है, ठीक है, या क्या कोई बात है, तो वो बिल्कुल बिल्कुल कीजिए। अच्छा नसरीन, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। आप मुझे ये बताएं कि क्या आप, जो मुझे लग रहा है कि आपके कंधों पे वजन या सर पे दबाव तो नहीं रहता? मुझे लग रहा है कि आपके कंधों पे वजन या सर पे दबाव तो नहीं रहता? नहीं सर, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चले ठीक है। आप टीवी की आवाज़ जितने भी कॉलर करें प्लीज़ टीवी बंद करके कॉल किया करें, वरना कॉल ड्रॉप हो जाएगी। जी साहब। अच्छा नबी, अब इस तरह इन्होंने जो सवाल किया कि जी मैं उस पोजीशन में थी कि मुझे वो है ज़मीन में धंसना महसूस हो रहा है, मिट्टी में। हाँ, मुश्किल वक्त आता है इंसान के ऊपर, इनके ऊपर भी मुश्किल वक्त आया, मगर अल्लाह ताला इनको निकाल देंगे। ये ज़्यादा से ज़्यादा आयत करीमा पढ़ा करें। अब आप ख्वाब में जो चीज़ देखें, जो चीज़ इशारा हो, उसको आप पुरानी आयात से ठीक कर सकते हैं। मैं ये, अगर इनके दबाव, कंधों पे दबाव या सर पे खिंचाव रहता, तो मैंने इनको सूरह फलक और सूरह नास कहनी थी। ठीक, यानी कि इस तरह के जो ख्वाब जमीन में, उनकी अलग रेमेडीज है उनका, बिल्कुल यही चीज मैं समझाने लगा था कि जिस तरह अगर ये कंधों पे वजन दबाव होता, तो मैंने कहना था अपना रूहानी इलाज कराओ, क्योंकि इसका दबाव और खिंचाव नहीं है। तो अब ये कि आयत करीमा पढ़े, कोई थोड़ी सी सख्ती अल्लाह की तरफ से अगर आती है तो उसको आयत करीमा से ठीक किया जा सकता। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि किसी ख्वाब की ताबीर है और ये एक ख्वाब प्रॉपर एक ताबीर रखता है, और कुछ ख्वाब भाई हमने रात को कोई मूवी देख ली या कुछ जहन में कोई परेशानी या थॉट चलती रही, तो उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है कि भाई अब ये अगर ख्वाब देखा है तो ये किसी आलम दीन से या किसी जो है एक्सपर्ट से जानने की ज़रूरत है, और ये ख्वाब तो एक रैंडम है, उसका फ़र्क मैं जानना चाह रही हूँ। जो भी ख्वाब आए कोशिश करें अपने वेलफेयर, जो आपका हमदर्द हो, वेल विशर हो, उसको बताएं। कोई भी ख्वाब आए, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, वरना तो बताएं ही ना। सही हो गया, क्योंकि ये इसका यही कि उसको बताइए उस बंदे को। ठीक है जी। रिमशा हमारे साथ कॉलर है, उनका सवाल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग रिमशा, क्या पूछेंगी? टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिएगा। हेलो रिमशा, टीवी की आवाज़ आपने नहीं सुनी, मेरी बात सुनी और फौरन सवाल पूछें। कॉल ड्रॉप जनाब हमारी, क्योंकि आप टीवी की आवाज़ सुन रही हैं। आई कैन नॉट टेक योर कॉल। अच्छा जी, सुबह के वक्त देखे गई ख्वाब की हकीकत, बड़ा मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है लोगों की तरफ से। 3 तरह के ख्वाब होते हैं, 3 वक्त में 3 पहरों में आते हैं। जो ख्वाब रात पहले पहर में आता है उसकी ताबीर 5 साल बाद होती है, यानी देर के बाद होती है। जो ख्वाब दूसरे पहर में आता है उसकी ताबीर जो है वो 5 माह या 1 साल के अंदर होती है। जो तीसरे पहर में यानी कि तहज्जुद से पहले ख्वाब आते हैं उनकी ताबीर 1 महीने या 10 दिनों के अंदर हो जाती है। इसलिए लोग तीसरे पहर के ख्वाब को बड़ी अहमियत देते हैं और वो अक्सर सही हो जाते हैं। बाज़ औक़ात लोग ज़्यादा खाना खाते हैं और खाना खा के साथ ही सो जाते हैं, तो उनको जो पहले पहर में ख्वाब आता है वो अक्सर जो है वो शैतानी वस्फ़ से या नफ़सानी ख्वाहिशात की वजह से होता है। जो दूसरे पहर में होता है उसका भी असर जो है कम होता है, और तीसरे पहर वाला ख्वाब अक्सर जो तहज्जुद के वक्त में अक्सर यही देखा गया कि वो ख्वाब सही साबित होता है। ये बेसिकली अल्लाह ताला बंदे को बशारत देते हैं किसी काम के होने की या किसी चीज़ों के ना करने की तरफ इशारा है। जिस तरह नबूवत का 46वां दर्जा ख्वाब को दिया गया है कि आपको अल्लाह ने किसी भी चीज़ से बचाना है या इशारा देना है, वो ख्वाब के ज़रिए हो सकता है, और ये अल्लाह ताला का बड़ा ख़ास इनाम है। और जो लोग सच्चे ख्वाब देखते हैं उनको पता है कि सच्चे ख्वाबों की क्या अहमियत है। कोई लोग जागती आंखों से ख्वाब देखते हैं, जागती आंखों से भी बंदा कि मैंने ये काम करना है, ये टारगेट करना है। जो बंदा ख्वाब नहीं देखता, चलिए वो तो अच्छी बात है, वो वाले ख्वाब तो मेरे ख्याल से हर एक को देखने चाहिए। हाँ। और जो बंदा ख्वाब नहीं देखता वो तरक्की की मंजिल कैसे तय कर सकता है? ख्वाब नहीं देखने चाहिए, उनके लिए फिर कुछ थोड़ा सा हाथ पैर भी मारने चाहिए, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी। अच्छा जी, मुझे साहब जी बताइएगा कि अब एक बुरा ख्वाब आ गया खुदा ना खास्ता किसी शख्स को, और वो परेशान है, उस पर कोई एक्सपर्ट
भी पास नहीं है, ख्वाब की ताबीर बताने वाला भी नहीं है, आलम तीन यूजली हर एक की पहुंच में नहीं होता। तो मुझे बताएगा कि अगर वो ख्वाब उसको परेशान कर रहा है तो सदका खैरात में लाजमी चाहूंगी कि सेगमेंट वाइंड अप करने से पहले हम हमारी ऑडियंस को बताएं। 2-3 चीज़ों के सदके होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई ख्वाब परेशान कुन आ गया तो गोश्त का सदका कर दिया जाए। ठीक है, फौरी तौर पे गोश्त थोड़ा सा लेके, छोटा गोश्त लेके, सवा पाव या 1 पाव गोश्त लेके अपने सर से परेशान कुन अगर ख्वाब हो सर से वार के किसी वीरान जगह पे रख दे, मुख्तलिफ दालें मिक्स करके उसका सदका कर दिया जाए। या कोई रकम भी किसी को अगर पहना हुआ कपड़ा सदके के तौर पे किसी गरीब को दे दिया जाए कि अल्लाह ताला वो बलाएं या वो मुसीबतें टाल दें। ये बेसिकली अच्छा दाऊद जी, कई दफ़ा हम लोग सिर्फ एज अ गुडविल हम हमारी पुरानी चीज़ें या हम अपने कपड़े किसी की मदद करने के लिए हम किसी को दे देते हैं, लेकिन हम उसमें ऐसा कोई नियत नहीं करते या कोई दुआ नहीं मांगते कि मैं सदके की नियत से दे रहा हूँ, तो क्या फिर भी वो सदका उस तरह से हमारा पूरा होगा? नियत का तो बड़ा असर होता है। ठीक है, ये अल्फाज बोलना, ये दुआ करना जरूरी है। दिल में अल्फाज बोलना नहीं, दिल में होता है कि मैं ये जो सदका दे रहा हूँ या दे रही हूँ, इसके ये जो पहनने से इस मेरे ऊपर जो मुसीबत वो टल जाए और ये अच्छी सोच है। और इस अच्छी सोच से ही, जिस तरह एक सहाबी थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी के घर गए तो एक रोशनदान था, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रोशनदान किस लिए बनाया? उसने कहा इसलिए कि यहाँ हवा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर ये कहते कि यहाँ से अजान की आवाज आए तो तुम्हें इसका डबल सवाब। जबरदस्त दाऊद जी, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारी ट्रांसमिशन के लिए। अगर आप रात को पढ़ाई करके सोएं और सुबह उठने के बाद भी अगर आप अल्लाह का जिक्र से अपने दिन का आगाज करें तो मैं समझती हूँ कि दिन भर आपको परेशानी और रात को बुरे ख्वाब आपको नहीं सताएंगे। ये कर तो आप एक मर्तबा देखिए। ब्रेक की जाने पड़े, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कौन होगा हमारे साथ? वी ऑल नो अनम शेख होंगी, और आज कौन सी वो रूह अफ़ज़ा की जबरदस्त रेसिपी आपके लिए लेके आई है शेयर करेंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में एक मरतबा आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। लास्ट सेगमेंट है प्रोग्राम का, मेरा मोस्ट फेवरेट सेगमेंट इसलिए क्योंकि बहुत सारी नई रेसिपीज़ हमें अनम दिखाती हैं, सिखाती हैं, और जब हम ट्राई करते हैं तो वो मज़ा आ जाता है। ठीक है, तो आज क्या बनेगा? जी, आज हम अपने रूह अफ़ज़ा की किचन में बनाएंगे बेसिकली रूह अफ़ज़ा स्मूदी। अच्छा जी, स्मूदी है बेसिकली ये, तो आप इसके अंदर कोई भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं। इसका बिल्कुल भी कोई मसला नहीं है कि स्मूदी सिर्फ बनाना या स्ट्रॉबेरी के साथ बनती है। स्मूदी किसी भी फ्रूट के साथ बन सकती है। आप उसको पीच के साथ बनाएं, आप उसको मैंगो के साथ बनाएं, जो भी फ्रूट जो आपका फेवरेट है उसके साथ। मैंगो आजकल जाने वाला है, पाइनएप्पल इतनी अच्छी लगती है ना पाइनएप्पल स्मूदी। पीना कोलाडा तो ड्रिंक आ जाती है ना। हाँ, बेसिकली ये हमारी स्मूदी है। ठीक, शेक भी नहीं, तो ये फ्रूट के साथ। हाँ, फ्रूट के साथ वो चीज, फ्रूट एंड योगर्ट। हाँ जी, वो चीज जो फ्रूट एंड योगर्ट के साथ बने। फ्रूट एंड योगर्ट के साथ जब अनम रूह अफ़ज़ा मिल जाता है तो फिर क्या हो जाता है? जबरदस्त हो जाता है, जादू हो जाता है। बिल्कुल। तो मैं आपको पहले रूह अफ़ज़ा स्मूदी के थोड़े से इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। इसके लिए हमने योगर्ट लिए 1 कप के करीब। ठीक है, तकरीबन 1 बाउल योगर्ट हमने तकरीबन इतनी बड़ा बॉल हमने लिया। आप कह लें कि 1 पाव से थोड़ी सी ऊपर होगी। ठीक है। उसके बाद इसमें जाएंगे तकरीबन 3 से 4 केले जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, 4 कर लेते हैं। 4 केले। उसके बाद इसमें आइस जाएगी और मेन इंग्रेडिएंट जो है हमारा रूह अफ़ज़ा इसमें जाएगा, जो कि स्वीटनिंग इफेक्ट देगा। हाँ, किसी चीनी वगैरह की जरूरत नहीं है। हाँ, 6 से 8 टेबल स्पून। बड़ा अच्छा, एक तो कलर भी बड़ा अच्छा आ जाएगा, प्लस मिठास भी बड़ी जबरदस्त आ जाएगी। उसके बाद क्रीम ऑप्शनल है, ये मैं डाल रही हूँ, उससे फ्लेवर बड़ा रिच सा होता है। उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे, ऊपर से व्हिप क्रीम करेंगे इसको, और ऊपर से रूह अफ़ज़ा के साथ इसको गार्निश करेंगे। करें स्टार्ट? बिल्कुल करते हैं जी, मैं आपकी हेल्प करती हूँ थोड़ी। सबसे पहले हम लोग सबसे पहले जो है हम ये योगर्ट डालेंगे। ठीक है। उसके बाद साथ में इसके अंदर मिल्क ऐड कर देंगे। हमारे जो है वो बनानास जो है वो हमने पील कर लेंगे। हाँ जी, बिल्कुल कर लेते हैं इसको। साथ ही जब तक आप बनानास को पील कर रही हैं तो ये रूह अफ़ज़ा जो है तकरीबन 6 से 8 टेबल स्पून डालेंगे। और जैसे कि नबी आपको पता है कि ये फलों और सब्जियों के अर्क से बना है। बिल्कुल। तो इसके अंदर जो फल और सब्जियां ऐड होती हैं वो है खीरा, पुदीना, संतरा, अनार और गुलाब की पत्तियां जो है, इन सब का तभी तो इसकी खुशबू इतनी जबरदस्त आती है। अच्छी इसकी स्मेल होती है, बड़ा ही टेम्पटिंग सी एक, वो आपको पता है जब स्मेल आती है, और प्लस 100 ईयर लेगेसी के साथ है। अच्छा जी, उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब क्रीम। ठीक हो गया। ठीक है, ये सिंपल टेट्रा पैक की क्रीम है। उसके बाद जो है हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये बनाना। बिल्कुल।
तो ये डाल देते हैं। 4 हमने ऐड किए हैं इसमें। क्रीम हमारी ऐड हो चुकी है ऑलरेडी, क्रीम ऐड हो चुकी है। ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी जो है हम इसके अंदर रूह अफ़ज़ा भी जा चुका है हमारा। ओके, उसके बाद हम इसके अंदर ये आइस ऐड करेंगे। ओके, और इसको करेंगे अच्छी तरीके से ब्लेंड। और ये देखिए हमारी मजेदार सी जो स्मूदी है वो रेडी हो गई है। आज जरा ग्लास में और थोड़ी सी स्पेस छोड़ेंगे हम लोग, बिल्कुल स्पेस छोड़ेंगी ताकि मैं जो है इस पे व्हिप्ड क्रीम डाल सकूं। और आपको पता है कि ये हर मौसम के लिए बड़ी ज़बरदस्त ड्रिंक है। इतना तकरीबन ठीक नहीं, और कर लेते हैं, चलें जी और कर लेते हैं। और उसके अंदर जो है ये बारिश के मौसम में आप इसको पी सकते हैं, सर्दी हो गर्मी हो। ठीक है। प्लस जो रूह अफ़ज़ा है वो एक कंप्लीट इंग्रेडिएंट है। जैसे आप देखें कि रूह अफ़ज़ा ने हमारी स्मूदी में एक कंप्लीट इंग्रेडिएंट कलर भी ऐड किया है। तो अब इसके ऊपर जो है हम व्हिप्ड क्रीम के साथ इसकी गार्निश करेंगे। That's amazing। लाएं जरा मुझे भी कोशिश करवाएं, मैं भी घर में थोड़ा सा जरा जोर ताकत की जरूरत। चले कोई बात नहीं। इसको हम स्पून के साथ थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। और ऊपर जो है इसको मैं रूह अफ़ज़ा के साथ जो है इसकी गार्निश करेंगे। कोई बात नहीं, घर में हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है जो आपको पता भी नहीं चलता। इस पोजीशन में जहाँ पे अगर आप व्हिप्ड क्रीम डाल रही हैं वहाँ पर जो है हम इसके अंदर आइसक्रीम भी ऐड कर सकते हैं। कोई भी बनाना आइसक्रीम आप ऐड कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी ऐड कर सकते हैं, मतलब जो भी आइसक्रीम आपको अच्छी लगती है आप वो ऐड कर सकते हैं। और ऊपर से इसको जो है रूह अफ़ज़ा के साथ इसकी गार्निश करेंगे। और ये जो है हमारी रूह अफ़ज़ा स्मूदी रेडी हो चुकी है। जबरदस्त। अच्छा जी, इसको थोड़ी देर के लिए अगर आपने इसको सर्व करना है फौरी तौर पे, या तो सर्व करें फ्रेश बना के, या अगर गेस्ट वगैरह नहीं आना है तो हम इसको चिल में वैसे मेरा क्योंकि इसमें बनानास है तो आप इसको ज्यादा देर रख नहीं सकते क्योंकि थोड़ी देर बाद कलर चेंज करना अपना शुरू कर देंगे। तो बेहतर यही है कि समटाइम ऐसा होता है कि आप बाहर से बड़ा थके हुए आते हो, प्लस ये जो स्मूदी है ये एक कंप्लीट मील है, प्रॉपर मील है, इसमें सब कुछ है। अच्छा, मैं अनम बच्चे जो है ना, मैं हमेशा बात करती हूँ, बच्चे बड़ा भागते हैं लंच टाइम से या स्नैक टाइम अपना नहीं करते हैं, और हम वो जो तले हुए आलू खिला कर या पैकेट वाले चिप्स खिला कर बच्चों की जो सेहत खराब करते हैं। बच्चे इस तरह की चीजें बड़ी पसंद करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, और जिस तरह से आपने इसकी टॉपिंग की है, बच्चों को ये भी बहुत अट्रैक्ट करती है। बिल्कुल, अगर आप चाहें तो इसके अंदर नट्स भी ऐड कर सकते हैं, प्लस अगर थोड़ा सा और उसको इनोवेटिव करना है तो आप इसके अंदर जेली डालें ताकि बच्चे देखें। चॉकलेट चिप ऐड करें, कुकीज ऐड करें, रख सकते हैं। बिल्कुल, वेफर्स आप रख सकते हैं। बिल्कुल, जो भी आपको अच्छा लगता है वो रखें ताकि अट्रैक्टिव होगा। जैसे ही जो चीज इंसान सबसे पहले देखता है उसके बाद वो खाता है। अच्छा, और ये इट्स टोटली ऑन यू, ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपने किस तरह से वेरिएशन करनी है अपने ड्रिंक में, क्योंकि अगर हम बच्चों के लिए देख रहे हैं या यंगस्टर्स के लिए देख रहे हैं तो इट्स अ परफेक्ट हेल्दी स्नैक है। बिल्कुल। अगर आप में से कुछ लोग डाइट कॉन्शियस है तो वो क्रीम स्किप कर दें इसमें से, वो उसमें बिल्कुल ऐड ना करें, नट्स ऐड करें। बिल्कुल, नट्स ऐड करें। नट्स ऐड करने के बाद जो है स्मूदी और हैवी हो जाती है, इसलिए उसके बाद आप वो खाने की जब वो आपको पता होगा कि प्री वर्कआउट के लिए जो आप ड्रिंक्स लेते हैं उसके लिए बेस्ट है, फुल ऑफ प्रोटीन। आप इसको लें प्री वर्कआउट के लिए, जबरदस्त ड्रिंक है ये। अनम रेसिपी शेयर कर देते हैं हमारी ऑडियंस के साथ। बड़ी आसान सी है, बहुत आसान सी है। 1 कप हमने इसमें योगर्ट ऐड की है, 4 to 5 बनानास इसके अंदर गए, उसके बाद 6 to 8 टेबलस्पून हमने इसमें जामे शीरी ऐड किया है। क्रीम ऑप्शनल है, मैंने इसमें 2 टेबलस्पून ऐड की है और आइस के साथ डालकर इसको ब्लेंड किया है। और दूध हमने इसके अंदर तकरीबन 2 ग्लास के करीब ऐड किया। किस टाइम पे लें तो सबसे बेस्ट स्नैक है? अच्छा, वो बेस्ट स्नैक है मेरा ख्याल है कि इवनिंग या तो सुबह ब्रेकफास्ट में आप ये डायरेक्टली ये कर सकते हैं। तो फिर तो नट्स भी होने चाहिए इसमें। अगर ब्रेकफास्ट में तो नट्स भी आप एक मुट्ठी भरें और वो डाल दें और वो अच्छे गुड फॉर लाइक 2 to 3 ग्लास के लिए जबरदस्त होगा। या फिर आप इवनिंग टाइम में लें, जैसे कि मैंने चाय टाइम करते हैं, चाय से अच्छा है कि आप वैसे भी आपको पता है कि वेदर आजकल गर्मी है और अगर कोई डाइट कॉन्शियस है तो वो अपना लंच स्किप करके भी ले सकता है। बिल्कुल, अमेजिंग, जबरदस्त। तो अनम, इसके साथ ही मेरे ख्याल से कि हम कल जो है वो मजीद रेसिपी के साथ भी आएंगे। अच्छा, आप मुझे बताएं कि इसमें हम कौन कौन सी जो है वो फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं आजकल? जैसे पीच है,
पीच ऐड मैंगो है, मैंगो ऐड कर सकते हैं। लीची तो नहीं कर सकते क्योंकि लीची नहीं अच्छा लगेगा। लीची वैसे भी मेरे ख्याल चली गई हुई है, अब उसका अब वो नहीं है, वेदर होता है। ठीक है। उसके बाद आप इसके अंदर पीचेस ऐड कर सकते हैं। पाइनएप्पल में पाइनएप्पल की सबसे आप रिकमेंड कर रही हैं, बहुत अच्छी स्मूदी बनती है। अच्छा, तो वो दही के साथ पाइनएप्पल का बहुत अच्छा टेस्ट बनता है, बहुत अच्छा। और प्लस आप जो है इसके अंदर बेरीज, अच्छा ब्लूबेरीज या चेरीज, जो भी आपको जिस तरह की भी बेरीज अवेलेबल हैं वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, उसकी भी बड़ी अच्छी स्मूदी बनती है। ठीक है। प्लस जो है अगर आप चाहें तो पीच और मैंगो का मिक्सचर करके वो भी कर सकते हैं और कलर ऐड करेगा बहुत अच्छा जबरदस्त, उसमें कलर ऐड होगा जो फ्लेवर और बहुत ज्यादा रिच करेगा। और प्लस जो है इसके जो भी विटामिन्स और प्रोटीन्स और इसकी जो है हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बढ़ जाएगा, वो बहुत जबरदस्त है, अमेजिंग है। अच्छा जी, अगर इसके अंदर रूह अफ़ज़ा ना हो तो मेरे ख्याल से हमारी रेसिपी जो है ना वो अधूरी है, बिल्कुल वो कंप्लीट नहीं। आप देखेंगे कि नो शुगर कंटेंट, अलग से चीनी हमने नहीं डाली है जो कि जहर होती है, हमने सिर्फ इसमें रूह अफ़ज़ा फ्लेवर दिया और आपकी शुगर कंटेंट उसमें कंप्लीट। प्लस सबसे अच्छी बात जो है ये कि कलर बड़ा अच्छा ऐड हो जाता है उसके अंदर। मुझे ये बड़ी अच्छी लगती है रूह अफ़ज़ा की बात कि अगर आप कोई वाइट चीज भी पी रहे हैं तो उसमें भी आपको एक हल्का सा पिंक का जो वो टिंट आता है उसके अंदर, वो जबरदस्त होता है। बहुत अमेजिंग। और कितनी ये क्विक है, झटपट है, घर में आप आराम से बना सकते हैं, कोई ज्यादा देर आपको कोई इतनी तगोदो करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो देखिए जैसे मजेदार एक बात है रूह अफ़ज़ा की कि हर बंदे की आदतें या वाबस्ता है रूह अफ़ज़ा के साथ, तो इसी तरह अच्छा लोग ना एक्सपेरिमेंट भी नहीं करते हैं, सिर्फ हम रूह अफ़ज़ा शरबत बनाते हैं। भाई रूह अफ़ज़ा शरबत के अलावा और बहुत सारी चीजें बनती हैं, और हम डेली आपको इतने सारे ड्रिंक्स और स्मूदीज हम आपके लिए लेकर आते हैं, तो आप उनको प्लीज ट्राई करें और थोड़ा सा बाहर भी निकलें, किसी और चीज को किसी और तरह से भी। रूह अफ़ज़ा को जरूरी नहीं है कि आप शरबत के तौर पर ही करें, ये स्मूदीज में भी आपको देखे हमने बनाकर दिखाया है कि यूज हो रहा है, तो आपने जरूर ट्राई करना है और उसके बाद फीडबैक आपने लाजमी हमारे साथ शेयर करना है। हमारे तो प्रोग्राम का जनाब खत्म हो रहा है और स्मूदी पीने का टाइम हो रहा है, हम आपसे चाहेंगे इजाजत और इंशाल्लाह आपसे होगी मुलाकात। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।